उत्तराखंड भूगोल में अब तक हम उसकी लोकेशन यानी उत्तराखंड की लोकेशन और साथ ही साथ तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र को कवर कर चुके हैं। आज बारी है शिवालिक क्षेत्र की। शिवालिक क्षेत्र भाबर क्षेत्र के उत्तर और लघु मध्य हिमालय के दक्षिण यानी कि इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र की जो औसतन चौड़ाई है इस पट्टी की, पूरब से पश्चिम तक, इसकी औसतन चौड़ाई शिवालिक क्षेत्र की ये लगभग 10 से 20 किलोमीटर तक है। 20 किलोमीटर। और ऐसा माना जाता है कि शिवालिक क्षेत्र का निर्माण, इसका निर्माण प्लास्टोसीन युग, प्लास्टोसीन और मायोसीन युग में हुआ है। ये इनको अंग्रेजी में कहते हैं एपोक। प्लास्टोसीन और मायोसीन को क्या कहते हैं? एपोक से पहले आते हैं एरा। तो एरा की बात करें तो इसका एरा है सीनोजोइक। तो हम कह सकते हैं कि सीनोजोइक एरा में इसका निर्माण हुआ है शिवालिक का। और शिवालिक को हिमालय का सबसे नवीन भाग बोला जाता है। क्या है? हिमालय, हिमालय का सबसे नवीन भाग। सबसे नवीन मतलब नया भाग। अब नवीन भाग का मतलब ये भी नहीं है कि 100-200 वर्ष पहले ही बना है। सुन लो, ये भी ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। आगे बात समझ में? तो नवीन का मतलब ये है। अब नवीन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है नवीन से। और नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? फॉसिल्स, मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक, तो जीवाश्म शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब शिवालिक क्षेत्र में पाए जाने से मतलब क्या है कि ये जीवाश्म चंपावत में भी पाए जा सकते हैं, नैनीताल के उत्तरी हिस्से में भी पाए जा सकते हैं, अल्मोड़ा में भी, और पौड़ी गढ़वाल में भी, टिहरी में भी, देहरादून में भी। ठीक है, तो ये पूरी शिवालिक की पट्टी है, ध्यान रखना, पश्चिम से लेके पूरब तक, तो कहीं भी पाए जा सकते हैं। इसकी अगली विशेषता क्या है शिवालिक क्षेत्र की? इसको हिमालय का पाद भी कहा जाता है। पाद मतलब आधार। हिमालय का पाद या फिर बाह्य हिमालय, मतलब बाहरी हिमालय। क्योंकि देखो, प्लेन से हिमालय का जो हिस्सा टच करता है वो शिवालिक ही टच करता है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। इसको ऐसे समझो, इसमें आप देखो, इस वाले में, इस वाले पिक में देखो, ट्रांस ग्रेटर और लेसर हिमालय के बाद में ये है शिवालिक की पट्टी पूरी। ये शिवालिक की पट्टी है। ठीक, तो जो मैदानी भाग है उसके पास में हिमालय का सबसे भारी हिस्सा कौन सा आ रहा है? शिवालिक आ रहा है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है बाह्य हिमालय। ठीक, अब आगे बात समझ में क्लियर हो गई? हाँ, होगी होगी। ठीक, तो ये तो हुई इसके निर्माण और उत्पत्ति की बात, कि कब बना, कौन सा एरिया है। अगली विशेषता यह है कि शिवालिक और एक मध्य हिमालय, जिसको हम लघु हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालयाज, इन दोनों के बीच में घाटियां पाई जाती हैं और उन घाटियों को दून के नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है या जाना जाता है। और उन घाटियों की विशेषता क्या होती है? हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि शिवालिक और मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं। ठीक, और इन घाटियों को पश्चिम में कहते हैं दून और पूरब में कहते हैं द्वार। द्वारा नहीं, द्वार। ठीक, जैसे कोटद्वार और देहरादून। और इन घाटियों की विशेषता क्या होती है कि इन घाटियों की चौड़ाई के अपेक्षाकृत, चौड़ाई की अपेक्षाकृत इनकी लंबाई अधिक होती है। लंबाई अधिक होती है। जैसे देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून की जो चौड़ाई है वो लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है और इसकी लंबाई 75 किलोमीटर के आसपास है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये शिवालिक और लेसर हिमालय मतलब मध्य हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं, जो कहीं ना कहीं एक जर्नल हल्का सा विभाजन करती हैं शिवालिक
और मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन उठ सकते हैं कि बाह्य हिमालय किसको कहा जाता है, हिमालय का पाद किसे कहा जाता है, जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं और नया भाग कौन सा है। ये 3-4 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं शिवालिक के, इतना याद रखना। ठीक, अब अगली विशेषता जो आती है शिवालिक क्षेत्र की वो ये है कि इसमें जो नदियाँ बहती हैं उन नदियों की वजह से ये बीच बीच में ये खंडित है। जैसे हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, ठीक है, इसी तरह से देहरादून से निकलती है यमुना, और इधर नैनीताल का जो क्षेत्र है यहाँ पे कोसी और नंदौर नदी बहती है। तो ये नदियाँ क्या करती हैं बेसिकली, शिवालिक की जो श्रेणी है इसको बीच बीच में काट देती है, इसलिए क्या हो जाती है शिवालिक की श्रेणी खंडित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस भाग को नदियों के द्वारा खंडित कर दिया गया है। इस तरह से बन सकता है क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं शिवालिक के बारे में, शिवालिक की नदियां या शिवालिक क्षेत्र से बहने वाली नदियां, शिवालिक क्षेत्र से बहने वाली नदियां इसे खंडित करती हैं। खंडित से मतलब यह है कि इसकी कंटिन्यूस श्रृंखला नहीं होती है, ठीक है, खंडित कर देती हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि इसमें भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है शिवालिक क्षेत्र में। तो इस भूस्खलन की वजह से, भूस्खलन, इसकी जो घाटियां हैं वो एकदम गहरी हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखो सीधी सी बात है, एक पहाड़ी से अगर कोई चट्टान गिरती है तो उसका जो स्टीप है, उसका जो ढलान है एकदम क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यही हो जाएगा इसका कि भूस्खलन के कारण या तेज कटाव के कारण शिवालिक में, शिवालिक में गहरी घाटियां पाई जाती हैं, गहरी घाटियां पाई जाती हैं, ठीक, स्टीप बहुत ज्यादा जो होती हैं, वैलीज, स्टीप वैलीज कह सकते हो इंग्लिश में, ठीक है, स्टीप वैलीज। इसके बाद आता है इसके मौसम की बात करें हम, उत्तराखंड का मौसम खासकर शिवालिक रीजन में कैसा है। तो ये मैप में ध्यान से देखो, यहाँ पे शिवालिक का जो रीजन है ना ये मैदान से भी टच करता है क्योंकि बाह्य हिमालय है, और ये लेसर हिमालय या मध्य हिमालय से भी जुड़ा है। तो इसलिए यहाँ का जो मौसम है ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम मौसम और जलवायु की बात करें, सिर्फ और सिर्फ शिवालिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो मौसम और जलवायु में इसका जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना है। और सुहावने से मतलब है आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि जितने भी पर्यटक स्थल होंगे अधिकतर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और सुहावने का कारण है कि यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ठंडा, मतलब सर्दी में मिनिमम तापमान जाता है 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और गर्मी में अधिकतम तापमान जाता है 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो ये इसकी रेंज है। इसके अलावा इसमें 32 के आसपास जाएगा तो हल्का गर्म होता है, और गर्म के साथ साथ यहाँ पे आर्द्र मतलब नमी भी होती है, ठीक। तो गर्म और आर्द्र इसकी जलवायु है, ये इस पे इसका स्पेशल करेक्टर हो जाएगा। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कैसी है, गर्म और आर्द्र है। वहीं अगर हम वर्षा की बात करें, वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा की मात्रा है यहाँ पे 200 से 2000 हो गया, 2000 में तो बह जाएगा उत्तराखंडी, 200 से 250 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है याद रखना, ठीक। तो ये तो हुई मौसम की और जलवायु की बात। तो मौसम और जलवायु का सीधा कनेक्शन होता है वनस्पति से, यहाँ की वहाँ के पेड़ पौधों से। अब क्योंकि इसमें वर्षा ठीक ठाक हो रही है, ठीक है, 200 से 250 अच्छी वर्षा होती है, और ऊपर से ये मैदान के टच में भी है, तो मतलब यहाँ पे जो सॉइल का जो टेक्सचर होगा, मिट्टी जो होगी वो कहीं ना कहीं अधिक उपजाऊ भी होगी। इसलिए अगर जब हम इसके वनों की बात करते हैं यानी वनस्पतियों की बात करते हैं, ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, तुम लोग समझ गए ना क्यों मैंने डिलीट किया। वन यहाँ पे सघन होते हैं, यानी कि डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक। और वृक्षों की बात करें, खासकर एक दो वृक्षों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि साल,
सागौन और शीशम। और आपको पता होगा ये, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये वृक्ष पाए जाते हैं। और अगर वहीं अधिक ऊंचाई की बात करें, अधिक ऊंचाई, तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं? चीड़, देवदार, ठीक है, ये जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये सारे के सारे जो वृक्ष हैं, जो लकड़ी है, वो फर्नीचर में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो इस वजह से शिवालिक का जो क्षेत्र है, ये लकड़ी उद्योग या फिर फर्नीचर उद्योग के रूप से बहुत ज्यादा विकसित है। ठीक है, फर्नीचर उद्योग अधिक विकसित है इस क्षेत्र में, ऐसे लिख सकते हो, अधिक विकसित हैं। आगे बात समझ में? तो ये तो होगी इसके लकड़ी और वनस्पति की बात। साथ में देखो, ऐसे तो होने को इसमें ब्रॉन्ज का भी पाया जाता है, ठीक है, बेत भी पाया जाता है, बांस भी पाया जाता है, लेकिन जो मैंने अधिकतर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी बात की है। अब बात करते हैं इसका आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व की बात करें तो आर्थिक महत्व से हमें सीधे सीधे समझ में आता है कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे संसाधनों की। संसाधन से मतलब यहाँ पे है खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो खासकर यहाँ पे देहरादून और ऋषिकेश वगैरह में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, देहरादून और ऋषिकेश और अन्य स्टेट में, अन्य जिलों में भी, नॉट स्टेट, जिलों में भी डोलोमाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। डोलोमाइट। और डोलोमाइट की चट्टानों से क्या मिलता है? इससे मिलता है हमें चूना। और चूना कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है सीमेंट में। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र में सीमेंट के रिसोर्स होने की वजह से इसमें सीमेंट उद्योग भी मिलेंगे, या नहीं मिलेंगे तो यहाँ से सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है वो अच्छे से मिलता है। चूना अधिकतर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। चूने के अलावा यहाँ पे जिप्सम और फॉस्फेटिक भी पाया जाता है। अगर अन्य हम खनिजों की बात करें तो अन्य खनिजों में यहाँ पे जिप्सम और फॉस्फेटिक सेल, फॉस्फेटिक शेल मतलब रॉक। ठीक, तो ये तो हो गया इसका। और कुछ मात्रा में संगमरमर भी मिलता है, संगमरमर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो शिवालिक में संगमरमर भी मिलता है। तो ये हो गया शिवालिक क्षेत्र जिसकी हमने बात की। शिवालिक क्षेत्र में हमने बेसिक बेसिक चीजें बात कर ली कि इसको किस रूप में जाना जाता है, इसकी जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, कि अब तक शिवालिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं।